हेलो एवरीबॉडी, क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, रिवीजन चल रहा है और रिवीजन की 4 वीडियो आप देख चुके हैं। आज 5वीं और अंतिम वीडियो है क्योंकि अब कल आपका एग्जाम है। तो मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पिछली 2 वीडियो के अंदर बता दिए थे। आज अपन देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है वो लघुत्रात्मक यानी छोटे प्रश्न है, और यदि इन प्रश्नों को आप अच्छे से सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, तो इससे बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग 21 क्वेश्चन बनाए हैं। इन 21 क्वेश्चनों को एक से अधिक बार सुनना है, समझना है और याद करना है। हो सकता है इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भी आपके कल के पेपर के अंदर आ जाए। तो ज़्यादा बात न करते हुए अपन अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर एक क्वेश्चन हर पेपर में आता ही है। दोनों में अंतर या दोनों की परिभाषा। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको अंतर भी बता दिया था, परिभाषा बता दी थी। एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें इकाई का अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक फर्म एक उपभोक्ता की बात की जाती है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र या समूह का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों के अंदर अंतर आपको आना चाहिए। अब इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अपन राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर इसकी 2 अवधारणा होती है, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम बात सकल घरेलू उत्पाद के रूप में करते हैं, या यदि आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा आती है तो आप उसको 3 लाइन के अंदर लिख सकते हो। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष या एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है जो 1 नंबर या 1.5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते हो। फिर यदि आपको जीडीपी और जीएनपी के बारे में यदि परिभाषा पूछते तो आपको लिखना है कि एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोग। लेकिन यदि अपन को जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात आती है तो अपन लिखेंगे कि एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग प्लस देश की भौगोलिक सीमा के बाहर विदेशों में भारतीय लोग यानी हमारे देश के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीएनपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय आय मापन की विधियाँ तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, छोटा बड़ा। तो राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियाँ, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पर नाम बताए, आपको 1-1, 2-2 लाइन के अंदर इसका वर्णन भी याद होना चाहिए ताकि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आए तब भी आप लिख सकते हैं। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय 2 तरह के व्यय होते हैं। जो सरकार के जो व्यय को हमने 2 भागों में बांटा है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय सरकार के व्यय खर्चे या व्यय जिसको व्यय करने से सरकार के पास परिसंपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी बनती हो उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे सरकार अस्पताल बना रही है, बांध बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, बस स्टेशन बना रही है, तो सरकार को क्या हो रहा है? परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो सरकार के व्यय जिसको खर्च करने से सरकार के पास कोई प्रॉपर्टी बनती हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे पूंजीगत व्यय कहेंगे। लेकिन सरकार के व्यय जिसको करने से उसके पास किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी या परिसंपत्ति नहीं बन रहे तो उसे राजस्व व्यय कहेंगे। जैसे सरकार ने कहीं से लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है तो उसकी अदायगी करती है, या ब्याज पे पैसा ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे करती है, तो ये सब राजस्व व्यय होते हैं। तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कर या जिसको टैक्स या अपन कहते हैं राजस्व कर या टैक्स क्या होता है? तो किन्हीं लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, फर्मों के द्वारा, परिवार, फर्म या संस्थाओं के द्वारा आवश्यक रूप से जो टैक्स जो होता है वो सरकार को अदा किया जाता है। तो ये वो धनराशि है जो परिवार, फर्म या संस्थाओं के द्वारा सरकार को अदा की जाती है और आवश्यक रूप से अदा की जाती है। इसे अपन कर या राजस्व कहते हैं। अब राजस्व या कर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स और ये अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है
जिसका जो भार होता है वो सीधा करदाता पे पड़ता है, अर्थात ऐसा टैक्स जो करदाता को स्वयं ही पे करना पड़ता है, उसका सीधा अफेक्ट करदाता के ऊपर पड़ता है, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंदर चोरी होने की संभावना होती है। और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर सभी को देना होता है और डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, यदि किसी व्यक्ति के पास उसका जो इनकम है, आय है, या उसके पास कोई परिसंपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, तो ये जो टैक्स होता है, इस तरह का जो कर होता है वो इंडिविजुअल देना होता है, इसको अपन प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इसमें वो छिपा भी नहीं सकता है, इसमें वो छिपा सकता है किसी तरह से, तो इसमें वो चोरी कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष कर तो देना किसको होता है? जिसके पास संपत्ति होती है, जिसकी आय होती है, मतलब डायरेक्ट उसी को देना होता है। और इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स या निगम कर। लेकिन यदि अपन अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है, जो सभी को देना होता है, इसमें चोरी की कोई संभावना नहीं होती है और ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है। तो टैक्स के ऊपर एक न एक क्वेश्चन आएगा ही सही। कर या राजस्व से आप क्या समझते हैं? करों के प्रकार, या किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया कि ये बताइए कि इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है, या निगम कर या सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। उत्पादन के कारक या घटक, कोई भी प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो उसके कौन कौन से घटक हैं? तो 5 घटक मुख्य होते हैं, रट लेना है आपको। उत्पादन करने के 5 घटक कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आता ही है। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी और साहस। हमें कोई भी उत्पादन करना है, कहीं कुछ भी प्रोडक्शन करना है, भूमि होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, लेबर यानी श्रमिक होने चाहिए, उद्यमी यानी मैनेजमेंट यानी जो प्रोडक्शन करने वाले लोग, और साहस यानी रिस्क लेने वाला होना चाहिए। इन 5 चीज़ों के द्वारा ही उत्पादन संभव है। स्टॉक प्रवाह के ऊपर क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का स्टॉक किसे कहते हैं या प्रवाह किसे कहते हैं, या कोई एग्जाम्पल देकर के पूछ सकते हैं कि ये स्टॉक है या प्रवाह है। मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, या बड़े क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर में स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए। तो स्टॉक किसी एक निश्चित बिंदु के ऊपर जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो इसे स्टॉक कहते हैं, लेकिन किसी निश्चित अवधि के अंदर हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो उसे प्रवाह कहते हैं। जैसे स्टॉक की बात करो तो राष्ट्रीय आय क्या है? स्टॉक है। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसी एक निश्चित दिन के लिए करते हैं कि आज 1 जुलाई को राष्ट्रीय आय क्या है, या किसी बांध के अंदर पानी की बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई को बांध में कितना पानी है, ये हो गया स्टॉक। लेकिन यदि अपन प्रवाह की बात करते हैं तो 1 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर बांध में कितना पानी था, तो 1 जुलाई के पानी को देख लो और 30 जुलाई के पानी को देख लो और दोनों में डिफरेंस कर दीजिए, तो ये होता है प्रवाह। तो स्टॉक एक निश्चित बिंदु पर और प्रवाह एक निश्चित अवधि के अंदर आर्थिक चर का अध्ययन है। इसके ऊपर क्वेश्चन अवश्य आएगा। मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु वो कौन सी कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तु वह कहलाती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में एक से अधिक बार उपयोग होता है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तु की का जो कीमत होती है उसकी गणना नहीं की जाती है। और अंतिम वस्तु यानी उपभोग वस्तु, ऐसी वस्तु जो उत्पादन के चरण में एक बार बन गई तो पुनः वापस उत्पादन के चरण में नहीं जाती है और मात्र उसका उपभोग ही होता है, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना के समय हम अंतिम वस्तु की जो मूल्य है उसी को इंक्लूड करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर मध्यवर्ती वस्तु के भी मूल्य को यदि हम इंक्लूड करेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी, जो कि गलत होगा। तो मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु का अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि गेहूं है, आटा है, ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि गेहूं से आटा और आटे से डबल रोटी, रोटी, बिस्किट कुछ भी बन सकता है। और उत्पादन प्रक्रिया के अंदर आटा बन गया तो ऐसा नहीं कि बस अब आटे को उत्पादन प्रक्रिया के चरणों में एक से अधिक बार गुजरना होता है। तो सुई धागा है, ये सब कुछ क्या है? ये अपना मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन यदि अपन अंतिम वस्तु की बात करते हैं तो बनी बनाई रोटी है, ब्रेड है, ये सब क्या है? अंतिम वस्तु है। सिले सिलाई कपड़े हैं, सब्जी है, पका हुआ भोजन है, ये सब अंतिम वस्तु है। क्योंकि यदि ये एक बार बन गई है तो इसका यूज़ क्या होगा? उपभोग के रूप में ही होगा। तो आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, अंतिम वस्तु क्या है। पूंजीगत वस्तु भी मध्यवर्ती वस्तु को अपन अलग तरह से एक तरह समझ सकते हैं कि पूंजीगत वस्तु जैसे कि सिलाई मशीन है, कैंची है, और भी कोई मशीन है, पानी पिलाने का जो मोटर है, ये सब पूंजीगत वस्तु कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम अन्य वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु और पूंजीगत वस्तु, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है।
उल्टा भी क्वेश्चन बनता है, कोई एग्जाम्पल देकर के हमको पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार की वस्तु है। आय का चक्रीय प्रवाह 100%, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आय के चक्रीय प्रवाह का चित्र बनाना है आपको, 2 से 3 नंबर का आएगा और वर्णन करना है। आय का चक्रीय प्रवाह का बहुत अच्छा डायग्राम है। परिवार और व्यावसायिक फर्म के बीच में जो हमारा पैसा है, आय है, वो वितरित होती रहती है, इसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जो इनकम है, जो आय है, वो परिवार और व्यावसायिक फर्म के बीच में चक्कर के लगाती है। कैसे? यदि एक फर्म चलानी है, आपको कोई प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्या चाहिए? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, ये आपको परिवार से मिलते हैं और बदले में क्या करते हो? आप वस्तु उत्पादित करते हो। तो ये वस्तुएं उपभोग, ये वस्तु और सेवाएं आप किसको देते हो? वस्तु और सेवाएं आप परिवार को देते हो। तो ये इधर चला जाएगा। यानी जो आय के चक्राकार प्रवाह में परिवार फर्मों को क्या देता है? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, और बदले में फर्म उसको क्या देती है? यदि आपने वहाँ पर श्रम लगाया तो वेतन, मजदूरी और ब्याज और लाभ, उसका वितरण किसको होता है? परिवारों को होता है। तो यहाँ से लेबर यहाँ जाएगा और बदले में वेतन और मजदूरी के रूप में पैसा इधर आएगा। अब इन्होंने क्या करा है? व्यावसायिक फर्में क्या बनाती है? वस्तुएं व सेवाएं बनाती है, और ये वस्तुओं और सेवाएं बनने के बाद किसके पास जाती है? परिवार के पास जाती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्रवाह इधर होता है। तो अब जब वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहे तो पैसा चुकाएंगे, उपभोग व्यय होगा, वो वापस परिवार से व्यावसायिक फर्म की तरफ जाएगा। तो आपको आय का वर्तुल प्रवाह क्वेश्चन आता है या आय का चक्राकार प्रवाह आता है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसका डायग्राम बना लेना है। राष्ट्रीय आय मापन की में दोहरी गणना, अभी मैंने बता दिया है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन में देख ली है कि देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को इंक्लूड नहीं करते हैं। यदि हमने मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्यों को भी इंक्लूड कर दिया तो ये दोहरी गणना होती है। और यदि आपको दोहरी गणना से बचना है तो उसके लिए आपको उत्पादन विधि को यूज़ करना होगा, और उत्पादन विधि को हम मूल्य संवर्धन विधि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय के मापन में दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय लेखांकन क्या है? जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन आर्थिक क्रियाओं को सांख्यिकीय वर्गीकरण करके सांख्यिकीय विधि के द्वारा कलेक्शन, वर्गीकरण, विश्लेषण और मूल्यांकन करना राष्ट्रीय लेखांकन कहलाता है। बचत खाता, चालू खाता और एफडी सावधि खाता जमा, तो बचत खाता, सेविंग अकाउंट, ऐसा खाता बैंक में जिसके अंदर आप लेन देन महीने में 1 से 2 बार कर सकते हो, डेली आप लेन देन नहीं कर सकते हो, उस खाते को बचत खाता कहते हैं। चालू खाता बड़े बड़े उद्यमी खुलवाते हैं बैंक में। चालू खाता में एक दिन में 1 से अधिक बार आप लेन देन कर सकते हो। और जो फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि खाता होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। तो इन तीनों की परिभाषा, बचत खाता, चालू खाता और फिक्स डिपॉजिट की, या तीनों में अंतर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। बजट क्या है? बजट के उद्देश्य, बजट क्यों बनाया जाता है, बजट की विशेषताएं। तो बजट क्या होता है? अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा, आगामी वर्ष के लिए अनुमानित खर्च का प्लस आय का जब हम जो विवरण होता है एक कागज़ के ऊपर तैयार करते हैं तो इसे ही बजट कहते हैं। बजट किसी परिवार का हो सकता है, किसी फर्म का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, या देश का भी हो सकता है। तो बजट के अंदर आपको लिखना है आने वाले वर्ष या आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है उसे ही बजट कहते हैं। बजट के अंदर आशा की जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर हमको कहाँ से आमदनी होगी, कितने करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे और हमें किस किस क्षेत्र के अंदर कितना कितना खर्च करना है। और बात जैसे मैंने अभी करी वित्तीय वर्ष की, तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए। बजट का उद्देश्य क्योंकि बजट होगा तभी देश का आर्थिक विकास होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे से विकास करे तो उसके लिए हमको एक सुनियोजित बजट बनाना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज कहाँ कितनी आमदनी हो रही है, कहाँ कितना खर्च करना है, यदि पता ही नहीं होगा तो देश का सही विकास नहीं होगा। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, इसके ऊपर भी छोटे क्वेश्चन आते हैं। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, यानी
जब राजस्व आय कम हो और राजस्व व्यय अधिक हो जाए तो राजस्व आय के ऊपर राजस्व व्यय की अधिकता को ही राजस्व घाटा कहते हैं। घाटा मतलब नुकसान। नुकसान कब होता है? जब हमारा खर्च अधिक हो और आमदनी कम हो। तो राजस्व घाटा कब होगा? जब व्यय अधिक हो जाए और आय कम हो, तो व्यय में से आय को माइनस कर दो तो राजस्व घाटा आता है। अब राजकोषीय घाटा के अंदर अपन को क्या करना है? कुल व्यय में से कुल आय को तो घटाना है, लेकिन इसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें कुल व्यय के अंदर उधार को शामिल नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। सरकारी व्यय क्या होता है? तो सरकारी व्यय मतलब सरकार का व्यय, सरकार का खर्चा। एक वित्तीय वर्ष के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर विभिन्न शीर्षकों पे सरकार जो खर्च करती है उसे ही सरकारी व्यय कहते हैं। प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर, दो तरह के टैक्स, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के साथ। एक और कॉन्सेप्ट है प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। प्रगतिशील कर को इस प्रकार से बनाया जाता है, कर का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि अमीर यानी जो अधिक कमाते हैं उनके ऊपर अधिक भार पड़े, और जो गरीब है जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर अधिक कम भार पड़े। तो कर का इस कॉन्सेप्ट को, कर के इस टाइप को अपन कहते हैं प्रगतिशील कर। प्रगतिशील इसको इसलिए कहा है क्योंकि जिसकी जितनी अधिक आमदनी उसको इतना अधिक टैक्स चुकाना पड़ता है प्रगतिशील कर के अंदर। लेकिन जस्ट इसका उल्टा प्रतिगामी कर के अंदर धनी वर्ग के ऊपर कम भार पड़ता है और गरीब वर्ग के ऊपर अधिक भार पड़ता है। तो इस प्रकार के कर को अपन कहते हैं प्रतिगामी कर। इसके बाद आपके मैंने क्वेश्चन इसमें बनाया है करों की विशेषताएं। तो कर क्या है? करों की यदि विशेषता थी, 2-3 बातें लिख सकते हो। टैक्स कौन देता है? लोगों के द्वारा सरकार को चुकाया जाता है। लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, फर्मों के द्वारा, बिजनेसमैन उद्यमियों के द्वारा जो धनराशि सरकार को चुकाई जाती है उसे वो कर होती है। और सरकार इसका करों का जो आमदनी होती है उसको कहाँ पर खर्च करती है? तो इन्हीं के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, सार्वजनिक व्यय होता है। देश के विकास के अंदर ये पैसा जाता है। तो लोगों के द्वारा दिया जाता है और लोगों के लिए ये खर्च होता है। यही हमारे करों की विशेषता है। सार्वजनिक व निजी व्यय, सरकार ऐसे व्यय जो सभी के हितों को ध्यान में रख के किए जाते हैं। उद्यान बन रहा है, कहीं पे कोई पार्क बन रहा है ना, रेलवे स्टेशन है, ये सरकारी व्यय होते हैं। और निजी व्यय जो कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने निजी फायदे के लिए जो व्यय करता है उसे अपन निजी व्यय कहते हैं। एक कुछ आपके टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे जो बहुत इजी होते हैं, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि आय, व्यय और बचत, 3 कॉलम बने हुए, आय दे रखी है और बचत दे रखी है और व्यय अपन को निकालना है। तो आपको पता है कि जो आय होती है उसकी, जैसे आपकी जो इनकम होती है उसको 2 तरह से होता है, कुछ तो उपभोग व्यय होता है और जो बच जाता है उसको बचत कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यदि आय दे रखी है और बचत -10 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ है ही नहीं, व्यय तो है ही नहीं, क्योंकि और माइनस में बचत हो रही है। आय कोई 0 है तो यहाँ पर तो डैश आ जाएगा। लेकिन यदि 100 रुपये आप कमा रहे हो और 0 रुपये बचत हो रही है तो व्यय कितना हो जाएगा? 100। 200 रुपये कमा रहे हो और 20 रुपये की बचत कर रहे हो, 200 में से 20 गए तो 180 आपका व्यय हो गया। 300 में से 40 गए तो 260 और 400 में से 60 गए तो 340 आपकी व्यय हो गया। मतलब जो आपकी आय आ रही है उस आय को क्या होता है? व्यय मतलब उपभोग व्यय प्लस बचत। अब यदि आपको आय और बचत दे रखी है और व्यय निकालना है तो व्यय के लिए आय में से बचत को माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार के टेबल वाले क्वेश्चन भी आएंगे। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के ऊपर। इसके ऊपर अक्सर मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा ही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC और सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, इन दोनों का जो टोटल होता है वो 1 ही होता है। 2 में से एक चीज़ दे रखी है, दूसरा निकालना है तो 1 में से माइनस कर दीजिए। यदि आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दे रखी है और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालनी है तो 1 माइनस MPS कर दीजिए। यानी 1 में से जो दे रखा है उसको माइनस करोगे तो दूसरी चीज़ ज्ञात हो जाएगी। एक गुणक का क्वेश्चन आता है, गुणक इज इक्वल टू, ये सूत्र आप रट लीजिए, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और 1 या 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है। गुणक इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। और यदि आपको MPC दे रखा है तो 1 में से घटा देना, और यदि आपको MPS दे रखा है तो गुणक इज इक्वल टू 1/MPS से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक मैंने इसके अंदर बनाया है हस्तांतरण भुगतान। तो हस्तांतरण भुगतान
सरकार के वे व्यय या खर्चे होते हैं जिसके बदले में न तो कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता है, न ही सरकार को कोई वस्तु या सेवाएं देनी होती है। जैसे कि तो पेंशनरों को पेंशन दी जाती है, बेरोजगारी भत्ता है, छात्रवृत्तियाँ, ये सरकार के ऐसे खर्च है या सरकार के ऐसे भुगतान है जिसके बदले में सरकार को किसी तरह की सेवा या वस्तुएं नहीं देनी है, न ही सरकार का कोई परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के भुगतान को अपन हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस के अंदर कि पेंशन या छात्रवृत्ति किस प्रकार का भुगतान है, तो आंसर होगा हस्तांतरण भुगतान। तो मैंने समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षिप्त करते हुए लगभग 21-22 क्वेश्चन के अंदर मैंने कोशिश करी है कि महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर मैं आपको जानकारी दे सकूं। आप कल एग्ज़ाम में जाने से पहले मेरी इन 5 वीडियो को एक से अधिक बार अच्छे से देख लीजिए, बार बार देखिए, इन क्वेश्चनों को बार बार सुनिए, तो आपको अच्छे से 20-25 क्वेश्चन तो आपके उसमें से अच्छे से आप कर ही पाओगे। तो 5 वीडियो को अच्छे से देखिए, एक से अधिक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।